हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे रीट लेवल सेकंड, RS, पटवार और कांस्टेबल, है ना। हर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कैटलिस्ट, यानी कि उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें उत्प्रेरक होते क्या हैं, है ना। कैटलिस्ट क्या होते हैं, तो हम एक सिंपल सी डेफिनेशन देते हैं इसकी। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, है ना। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की जो गति है उस दर को परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन स्वयं में, है ना, खुद में कोई चेंज नहीं लाते हैं, उनको हम बोलते हैं उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक क्या हुए, वे रसायन कह दो या वे पदार्थ कह दो इनको, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस रासायनिक अभिक्रिया की दर को, रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं। परंतु क्या चीज में चेंज नहीं आएगा, परंतु खुद में, है ना, स्वयं में कोई परिवर्तन, स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, कैटलिस्ट कहलाते हैं। तो ऐसे रसायनों को हम कहते हैं उत्प्रेरक, जो अभिक्रिया में जाएगा, अभिक्रिया की दर को बदल देगा, लेकिन खुद वापस एज इट इज आपको प्राप्त हो जाएगा। हो सकता है उत्प्रेरक की अवस्था में परिवर्तन आ जाए, हो सकता है आपने सॉलिड डाला लेकिन अभिक्रिया में आपने ताप वगैरह दिया, तो हो सकता है वो उत्प्रेरक द्रव अवस्था में आ जाए, मेल्ट हो जाए, है ना, उसकी स्टेट चेंज हो सकती है, लेकिन उसके अंदर, उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा। उस उत्प्रेरक को आप फिर से वापस काम में ले सकते हो अभिक्रिया के बाद, तो उसे हम कहते हैं कैटलिस्ट, यानी कि उत्प्रेरक। ध्यान एक ही बात रखना मित्रों, सीधा सवाल पूछा जाएगा उत्प्रेरक के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ध्यान रखना कि उत्प्रेरक कभी भी रासायनिक अभिक्रिया को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। ये कभी भी अभिक्रिया को, अभिक्रिया की जो शुरुआत होती है वो उत्प्रेरक नहीं कर सकता, ये अभिक्रिया के बीच में केवल दर को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, ठीक है। तो उत्प्रेरक के बारे में सही कथन क्या है, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ, अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं, प्रारंभ नहीं करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ अभिक्रिया के वेग को बदल सकते हैं, लेकिन कभी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करेंगे उत्प्रेरक, ठीक है। अब यहां मैंने लिखा है अब वेग को परिवर्तित करते हैं। परिवर्तित करने का दो मतलब हुआ, या तो वेग को बढ़ाना या अभिक्रिया की दर को बढ़ाना, या अभिक्रिया की दर को घटाना, है ना। यानी कि हम पढ़ रहे हैं उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट आर। उससे पहले एक और बात आप ध्यान रखना, अगर आपको एग्जाम में पूछ ले उत्प्रेरक शब्द किसने दिया, तो उत्प्रेरक जो शब्द था सबसे पहले बर्जीलियस ने दिया। उत्प्रेरक शब्द बर्जीलियस ने दिया, बर्जीलियस ने दिया लगभग 1835, ठीक है। 1835 के अंदर उत्प्रेरक वर्ड सबसे पहले यूज किया था किसने, बर्जीलियस ने। अब देखो उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, मैं आपको वन बाय वन बताता हूं सारे प्रकार। सबसे पहला है धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक यानी पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, ये अभिक्रिया की दर को, जो लिखा है ना परिवर्तित करते हैं, उसकी जगह हो जाएगा अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक का मतलब जो क्या करते हैं, जो अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, उन्हें हम कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है। और ज्यादातर उत्प्रेरक हम अभिक्रिया में डालते भी इसी वजह से हैं, ताकि अभिक्रिया जल्दी समाप्त हो जाए, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग बढ़ जाए। धनात्मक उत्प्रेरक का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑक्सीजन का प्रोडक्शन, ऑक्सीजन का उत्पादन, जो कैसे होता है, पोटेशियम क्लोरेट से होता है।
ये जो पोटेशियम क्लोरेट है इसके ऊपर बहुत ही उच्च ताप, हाई टेम्परेचर जब लगाते हैं तो ये पोटेशियम क्लोरेट जो है वो KCl में टूटता है और साथ में कौन सी गैस बनती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। और ये ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। ऑक्सीजन को इसी प्रकार से बनाया जाता है, पोटेशियम क्लोरेट के ताप अपघटन से। ठीक है, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। इसका जब ताप अपघटन करते हैं तो ऑक्सीजन गैस बनती है। लेकिन यहां क्या चाहिए दोस्तों, आपको बहुत हाई टेम्परेचर, लगभग जो है 573 से 773 केल्विन टेम्परेचर, तो उच्च ताप की जरूरत होती है। लेकिन अगर इस अभिक्रिया में मैंगनीज डाइऑक्साइड डाल दें, है ना, इसी अभिक्रिया में अगर अपन मैंगनीज डाइऑक्साइड डाल दें 2KClO3 इन प्रेजेंस ऑफ MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड, तब इस अभिक्रिया में क्या होता है, टेम्परेचर कम चाहिए होता है। तब ये 473 केल्विन ताप पर ही हो जाती है अभिक्रिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ एक धनात्मक उत्प्रेरक है जिसने इस अभिक्रिया की दर को बढ़ा दिया और ये अभिक्रिया जल्दी से समाप्ति की ओर जाएगी। अभिक्रिया में देखो कोई चेंज नहीं हो रहा है, सारे उत्पाद जो हैं वो वही बन रहे हैं जो पहले बन रहे थे। लेकिन हुआ क्या, चेंज क्या हुआ, अभिक्रिया की दर बढ़ गई। किसकी वजह से, मैंगनीज डाइऑक्साइड की वजह से। तो यहां मैंगनीज डाइऑक्साइड क्या है, एक धनात्मक उत्प्रेरक है। इसके खूब सारे एग्जाम्पल हैं जो आगे भी आएंगे, मैं आगे भी आपको बताऊंगा सममांगी और विषमांगी उत्प्रेरण के अंदर। तो वो सारे पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं, ये अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। आपसे यहां सवाल पूछा जाएगा, उत्प्रेरक ये जो है धनात्मक उत्प्रेरक, ये अभिक्रिया की दर को कैसे बढ़ाते हैं, इनकी मैकेनिज्म क्या है, किस प्रकार से अभिक्रिया की दर बढ़ती है। तो एक बात ध्यान रखना मित्रों, जो उत्प्रेरक होता है वो अभिक्रिया की दर को कैसे बढ़ाता है। तो एक लाइन आप याद रखना, वो लाइन क्या है कि उत्प्रेरक, है ना, उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है और उस सक्रियण ऊर्जा के कम हो जाने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, अभिक्रिया की दर बढ़ती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक किस प्रकार से अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, तो वन लाइन स्टेटमेंट है जो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या करता है, ये अभिक्रिया की एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। सक्रियण ऊर्जा क्या है, तो उसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। किसी भी अभिक्रिया का एक पथ होता है ना, एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है। जैसे ये है ऊर्जा और ये है अभिक्रिया का पथ, पाथ ऑफ द रिएक्शन। कोई भी अभिक्रिया कुछ इस तरह से होती है जिसमें कुछ क्रियाकारक होते हैं और ये क्रियाकारक, ठीक है, इनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये जाकर क्या बनाते हैं, ये उत्पाद बनाते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, और ये है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का मतलब है क्रियाकारक। तो क्रियाकारक से उत्पाद कैसे बनता है, बीच में एक ऊर्जा का अवरोध होता है। देखो ये बीच में एक ऊर्जा का गैप है ना, यहां से लगा के यहां तक, ये जो बीच में ऊर्जा का अंतर है, इसी ऊर्जा के अंतर को हम क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। तो अब आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि अगर ये सक्रियण ऊर्जा ज्यादा होगी, है ना, बड़ी होगी, और भी ये ग्राफ बड़ा होता, सक्रियण ऊर्जा अगर ज्यादा होती तो इसका मतलब क्रियाकारक को उत्पाद में बदलने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो अभिक्रिया की दर कम हो जाएगी। लेकिन अगर ये सक्रियण ऊर्जा कम हो गई, ये ग्राफ नीचे आ गया, अगर ये सक्रियण ऊर्जा कम हो गई तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी। और यही काम उत्प्रेरक करता है। जैसे ही उत्प्रेरक आएगा, अभिक्रिया की जो सक्रियण ऊर्जा है वो पहले से क्या होगी, कम हो जाएगी, और सक्रियण ऊर्जा कम होते ही अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। तो ये भी एक्टिवेशन एनर्जी है, ये भी क्या है, सक्रियण ऊर्जा। लेकिन दोनों में अंतर है। ये जो सक्रियण ऊर्जा है ये तो कब है, जब वहां पे उत्प्रेरक नहीं है। ठीक है, और ये सक्रियण ऊर्जा है जब वहां पे क्या डाल दिया आपने अभिक्रिया में, उत्प्रेरक है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि सक्रियण ऊर्जा में कमी आती है, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। आगे बात समझ में। तो ये था धनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं और किस प्रकार से अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं।
दूसरा हम देखते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट, पॉइंट नंबर 2। ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, नेगेटिव कैटलिस्ट। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाने की जगह अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं, स्लो कर देते हैं रिएक्शन को। ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को कम कर देते हैं, दर को कम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक, नेगेटिव कैटलिस्ट। आप कहेंगे सर इनकी कहां जरूरत पड़ती है, हमें तो अभिक्रिया का वेग बढ़ाना ही होता है, कम क्यों करना होता है। देखो काफी जगह अभिक्रिया के वेग को कम करना भी बेनिफिशियल होता है। कुछ ऐसी जगहें होती है जहां अभिक्रिया की दर अगर कम हो जाए तो आपको फायदा होता है। कैसे, एग्जाम्पल देखो H2O2 का। जो H2O2 है ना, H2O2 का अपघटन, H2O2 का अपघटन हो जाता है। H2O2 की बोतल को अगर आप खुला रख दो तो थोड़ी देर में वो H2O2 अपघटित हो जाता है ना, H2O और O2 बन जाती है, जल और ऑक्सीजन बनके खत्म होने लग जाता है अपने आप ही। तो ये हमारे लिए घाटे का सौदा हुआ ना कि भाई H2O2 की बोतल अगर खुली रह गई तो धीरे धीरे सारा H2O2 गायब हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा ग्लिसरॉल डाल देते हैं, और ये ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन इस H2O2 के विघटन को कम कर देता है, इसकी दर को कम कर देता है, जिससे ये H2O2 ज्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। बात समझ में आई आपको। तो H2O2 का जो अपघटन है, अपघटन ग्लिसरॉल के द्वारा, ग्लिसरॉल मिलाकर या ग्लिसरॉल द्वारा क्या किया जाता है, कम किया जाता है। ग्लिसरॉल के द्वारा कम किया जाता है। मतलब कि यहां पर जो ग्लिसरॉल है उसका बिहेवियर क्या हुआ दोस्तों, उसका बिहेवियर हुआ नेगेटिव कैटलिस्ट के तौर पर, यानी कि ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में, है ना। तो यहां पर ग्लिसरॉल एक नेगेटिव कैटलिस्ट है, ऋणात्मक उत्प्रेरक है। इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं, जिससे क्लोरोफॉर्म है ना। क्लोरोफॉर्म का भी क्या होता है, स्वतः अपघटन होता है, अपने आप ही अपघटित हो जाता है क्लोरोफॉर्म, और फॉस्जीन जैसी विषैली गैस बनती है। क्लोरोफॉर्म जिसका उपयोग निश्चेतक के रूप में करते हैं, है ना। तो फॉस्जीन जैसी एक विषैली गैस बनती है, बहुत ही हानिकारक गैस होती है ये। ज्यादा समय तक अगर क्लोरोफॉर्म को सुंगा दिया जाए, उसमें अगर फॉस्जीन गैस हो तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अब उसके अपघटन को रोकने के लिए उसमें कुछ मात्रा में एथिल अल्कोहल डाल देते हैं। वो एथिल अल्कोहल क्या करता है, इस क्लोरोफॉर्म का जो विघटन हो रहा है उसको कम कर देता है। इसका मतलब वो किस प्रकार का उत्प्रेरक हुआ, ऋणात्मक उत्प्रेरक हुआ। बात समझ में आई आपको। तो ये दो क्लासेस, दो कैटेगरीज मैंने आपको बताई, धनात्मक उत्प्रेरक क्या है, ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या है। अब देखते हैं तीसरी कैटेगरी, स्वतः उत्प्रेरक क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस या सेल्फ कैटलिस्ट। स्वतः उत्प्रेरण क्या होता है और स्वतः उत्प्रेरक क्या होते हैं। तीसरा उत्प्रेरक का प्रकार है स्वतः उत्प्रेरक, ऑटो कैटलिस्ट बोलते हैं इनको, स्वतः उत्प्रेरण। स्वतः उत्प्रेरण का मतलब होता है एक ऐसा उत्प्रेरण जिसमें अभिक्रिया के अंदर बनने वाला उत्पाद ही एक उत्प्रेरक का काम कर देता है। मतलब बाहर से हमें कोई उत्प्रेरक नहीं मिलाना पड़ता, अभिक्रिया जैसे चालू होती है थोड़ी स्लो होती है, लेकिन जैसे ही एक उत्पाद बनता है वो उत्पाद खुद अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर देता है और अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। उसे हम कहते हैं ऑटो कैटालिसिस या स्वतः उत्प्रेरण। मतलब वे उत्प्रेरण जिनमें अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है, स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है। स्वतः उत्प्रेरण या स्वयं ऑटो कैटलिस्ट स्वतः उत्प्रेरण कहलाता है। बात समझ में आई आपको। मतलब आपको बाहर से कोई कैटलिस्ट नहीं डालना है, उत्प्रेरक नहीं डालना है, अभिक्रिया के अंदर बनने वाला उत्पाद खुद एक उत्प्रेरक बन जाएगा। ऐसे उत्प्रेरण को बोलते हैं हम स्वतः उत्प्रेरण। सर इसका कोई एग्जाम्पल है क्या? हाँ एग्जाम्पल है इसका। क्या एग्जाम्पल है? एस्टर का जल अपघटन।
एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, ठीक है, एस्टर के अम्लीय माध्यम में, एस्टर के अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, जल अपघटन से एसिटिक अम्ल बनता है। जल अपघटन से क्या बनता है? एसिटिक अम्ल बनता है, जो अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। मतलब यहां पर जो एसिटिक अम्ल है वो खुद स्वयं एक उत्प्रेरक का कार्य करेगा। अभिक्रिया देख लीजिए कैसे होगी। एस्टर होता है ये, एथिल एसीटेट, इसको बोलते हैं एस्टर। डायरेक्ट सवाल पूछा हुआ एग्जाम में, इनमें से कौन सा क्रियात्मक समूह है ना में फलों जैसी गंध आती है, तो फलों जैसी गंध वाला पदार्थ होता है ये एस्टर। और जब इस एस्टर का जल अपघटन करते हैं, मतलब इसमें पानी मिलाते हैं, कौन से माध्यम में? अम्लीय माध्यम में, H+ के माध्यम में, या बिना अम्लीय माध्यम लोगे तो भी अम्लीय माध्यम अपने आप बन जाएगा। क्या बनेगा? देखो इसमें एक बनता है एसिड और एक बनता है एल्कोहल, एथिल एल्कोहल बनता है, और एक बनता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, साथ में बनता है एल्कोहल। ये जो एसिटिक अम्ल बना है, ये अम्ल ही इस अभिक्रिया को यहां पर वापस क्या कर देगा? उत्प्रेरित कर देगा और आगे बढ़ाएगा, क्योंकि अभिक्रिया के लिए क्या चाहिए? अम्लीय माध्यम। तो जैसे ही अम्ल बनेगा, ये अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर देगा। इसे हम स्वतः उत्प्रेरण कहते हैं। बात समझ में आई आपको? तो तीसरा उत्प्रेरण है स्वतः उत्प्रेरण। और आगे बढ़ते हैं। देखो, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आती है, चौथा पॉइंट, उसे हम कहते हैं सममांगी और विषमांगी उत्प्रेरण, और उनके उदाहरण कौन कौन से हैं, है ना। तो पहले मैं सममांगी ले लेता हूं, फिर मैं ले लेता हूं विषमांगी उत्प्रेरण। पॉइंट नंबर 4, सममांगी उत्प्रेरण। सममांगी उत्प्रेरण क्या मतलब है मित्रों? ध्यान से देखना इसको। सममांगी उत्प्रेरण का मतलब होता है ऐसा उत्प्रेरण जिसमें क्रियाकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था समान हो। ऐसा उत्प्रेरण जिसमें क्रियाकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों एक ही फिजिकल स्टेट, एक ही भौतिक अवस्था में हो, तो उसे हम कहते हैं सममांगी उत्प्रेरण। मीन्स रिएक्टेंट यानी कि क्रियाकारक कौमा उत्पाद तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं या भौतिक अवस्था समान होती है। भौतिक अवस्था समान होती है मतलब या तो तीनों के तीनों गैस में है, या तीनों सॉलिड है, ठोस है, या फिर तीनों क्या है? लिक्विड है, द्रव है। तो भौतिक अवस्था जब समान होती है तो उसे कहते हैं सममांगी उत्प्रेरण। एग्जाम्पल देखेगा सममांगी उत्प्रेरण का। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट नंबर 1, पहला उदाहरण इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किसके द्वारा? लेड चेंबर मेथड। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। तो H2SO4 के निर्माण की लेड चेंबर मेथड यानी कि लेड कक्ष चेंबर मेथड, यह सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की एक विधि है, लेड कक्ष विधि कहते हैं इसको। और इस अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक होगा वो आप देखिएगा क्या होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण ऐसे करते हैं, SO2 प्लस O2, 2SO2 प्लस O2 gives 2SO3 बन गया। ये SO2 से SO3 बनाया। फिर इस SO3 में सल्फर ट्राइऑक्साइड में आगे पानी मिला देते हैं और पानी मिलाकर H2SO4 बना लिया जाता है। अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक होगा यहां पर, वो उत्प्रेरक क्या होता है? NO मीन्स नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये NO यहां पर उत्प्रेरक है। इन सबकी स्टेट देखिए, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और उत्पाद यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड भी क्या है? गैस है। तो सबकी फिजिकल स्टेट सेम है, भौतिक अवस्था समान है। इसका मतलब ये एक कैसी विधि हुई? ये एक जो है सममांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है।
बात समझ में आई? एक एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा भी है, मैं यहां पे वापस भी लिख देता हूं, ये रहा है ना, एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। ये भी कैसा मेथड है? ये भी सममांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। एस्टर का अम्लीय माध्यम में, एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। यहां पे आप देखिए सबकी स्टेट्स देखिए, सब द्रव अवस्था में एस्टर क्या होता है? CH3 COO C2H5, ये होता है लिक्विड द्रव। पानी आप मिला रहे हो इसके अंदर, पानी भी क्या है? H2O इज ऑल्सो लिक्विड। फिर अम्लीय माध्यम के लिए यहां पर उत्प्रेरक मिलाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, और सल्फ्यूरिक अम्ल भी क्या होता है? लिक्विड। बनने वाला एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल भी क्या होता है? लिक्विड। और साथ में बनता है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल भी क्या होता है? लिक्विड। आप देखिए सबकी फिजिकल स्टेट यानी कि भौतिक अवस्थाएं क्या हैं? द्रव हैं, यानी सभी एक समान भौतिक अवस्थाओं में हैं। और जब एक समान भौतिक अवस्था में है तो उत्प्रेरण कौन सा हुआ? सममांगी उत्प्रेरण। आगे बात समझ में? ऐसे ही एक उत्प्रेरण होता है जिसे हम कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण, विषमांगी यानी हेट्रोजीनस कैटालिसिस। विषमांगी उत्प्रेरण में क्या होगा? क्रियाकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं, एक की भी या एक से ज्यादा की भी, ठीक है, भौतिक अवस्थाएं भिन्न होती है। इसमें क्रियाकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं भिन्न होती है, ठीक है। जब क्रियाकारक कौमा उत्प्रेरक या उत्पाद, कुछ भी है ना, तीनों में से कोई दो, उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं, फिजिकल स्टेट्स, भौतिक अवस्था भिन्न होती है, भौतिक अवस्था भिन्न होती है, तो उसे हम कहते हैं हेट्रोजीनस कैटालिसिस यानी कि विषमांगी उत्प्रेरण। बात समझ में आई आपको? तो इस बार क्या होगा? किसी एक की, हो सकता है क्रियाकारक उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न हो, या हो सकता है क्रियाकारक उत्पाद की भौतिक अवस्था भिन्न हो। अगर दो जनों की भौतिक अवस्था भिन्न है तो उसे हम कहते हैं हेट्रोजीनस यानी कि विषमांगी उत्प्रेरण। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप जरूर ध्यान रखिएगा, मैं वन बाय वन आपको सारे एग्जाम्पल बता रहा हूं। सबसे पहला उदाहरण है इसका, सेम सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की लेड कक्ष के जगह आ जाएगा संपर्क विधि, ठीक है। पहला हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के निर्माण की कौन सी विधि? संपर्क विधि, ठीक है। H2SO4 के निर्माण की दो विधियां होती है, एक होती है लेड कक्ष विधि, एक होती है संपर्क विधि। कॉन्टैक्ट प्रोसेस सेम है, सिर्फ यहां पे उत्प्रेरक चेंज होता है। 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। सबकी फिजिकल स्टेट सेम है, सब गैस अवस्था में है, लेकिन इस बार जो उत्प्रेरक लेते हैं लेड कक्ष में तो NO को लिया था, और संपर्क विधि में लेते हैं V2O5। V2O5 का मतलब होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, और ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड क्या होता है? सॉलिड। ये ठोस अवस्था में होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो हो गया, एक जने की अवस्था क्या हो गई? चेंज हो गई। क्रियाकारक उत्पाद की अवस्था समान है, लेकिन उत्प्रेरक की अवस्था उन दोनों से भिन्न है, तो उसे हम कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। आपको यहां पर उत्प्रेरक का सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है ना। और बताता हूं मैं आपको एग्जाम्पल इसके विषमांगी उत्प्रेरण का। एक और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, और वो उदाहरण क्या है? अमोनिया के निर्माण की, सेकंड, अमोनिया NH3, अमोनिया के निर्माण की एक विधि होती है, निर्माण की हैबर विधि। तो ये भी एक अच्छा सवाल आ गया है ना। हैबर विधि किसके निर्माण की विधि है? हैबर विधि अमोनिया के निर्माण की विधि है, और इस विधि से अमोनिया बनाते हैं कुछ इस तरीके से।
N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ये अमोनिया का उत्पादन हो गया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलाकर अमोनिया बनाते हैं। यहां नाइट्रोजन की फिजिकल स्टेट है गैस, हाइड्रोजन की भी है गैस, अमोनिया भी क्या होती है, गैस होती है। लेकिन यहां जो उत्प्रेरक लेते हैं वो होता है Fe, लोहा, और Fe लोहा क्या होता है, सॉलिड। साथ में लेते हैं यहां पर MO भी क्या होता है, सॉलिड। MO का मतलब है मोलिब्डेनम, और ये मोलिब्डेनम जो है ये यहां पर क्या है, ये यहां पर सहकारक है। सहकारक का मतलब ये MO इस Fe की सक्रियता को बढ़ाता है, ठीक ना। ये यहां पे सहकारक का काम करता है, मोटिवेटर है ये, ठीक है। इसको उत्प्रेरित करता है और ज्यादा क्या करने के लिए, अभिक्रिया को और उसके वेग को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। सहकारक कहते हैं इसको MO को, और Fe को यहां कहते हैं हम उत्प्रेरक। हो गया विषमांगी उत्प्रेरण, क्योंकि इसकी अवस्था चेंज है, बाकी सब गैस है लेकिन Fe सॉलिड है। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं विषमांगी उत्प्रेरण का, तो विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है नाइट्रिक अम्ल HNO3। HNO3 के निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि, ठीक है। ये नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की, तो देखो एक और सवाल मिल गया हमें, ओस्टवाल्ड विधि किसके निर्माण की विधि है, तो आपका आंसर क्या होगा, ओस्टवाल्ड विधि जो है वो नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की विधि है। और इस विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना ओस्टवाल्ड विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है एज अ कैटलिस्ट। इसमें अमोनिया है ना, अमोनिया और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाते हैं, जिससे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है। वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदलता है, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से जो है नाइट्रिक अम्ल HNO3 का निर्माण करते हैं। बट आपको कितना याद रखना है, रिएक्शन नहीं, आपको सिर्फ याद रखना है कि ये नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की कौन सी विधि, ओस्टवाल्ड विधि, किस प्रकार का उत्प्रेरण है, विषमांगी उत्प्रेरण है। एक विषमांगी उत्प्रेरण का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हम सबको पता है, तेलों का हाइड्रोजनीकरण। तेलों का हाइड्रोजनीकरण, तेलों का जो हाइड्रोजनीकरण होता है, वनस्पति घी का निर्माण, वनस्पति घी का निर्माण, जिसमें एल्कीन यानी कि तेल जो है उसका हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और एल्केन यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं। असंतृप्त से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं। तेलों से वनस्पति घी का निर्माण होता है, उस विधि को हम बोलते हैं तेलों का हाइड्रोजनीकरण। और आप देखिए ये भी विषमांगी उत्प्रेरण है, क्योंकि यहां पर एल्कीन गैस है, ठीक है, एल्कीन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और बनने वाली एल्केन भी गैस है, लेकिन निकल सॉलिड है। आप कहेंगे सर तेलों का आपने बोला है हाइड्रोजनीकरण, सही बात है, क्योंकि तेल होते तो यही हैं, लेकिन एल्कीन ही होते हैं तेल। लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी एल्कीन जब होती है तो वो द्रव अवस्था में आ जाती है। छोटी एल्कीन होती है तो गैस, बड़ी एल्कीन होगी तो द्रव, यानी कि ये द्रव है, उसमें ये हाइड्रोजन मिला रहे, गैस, वनस्पति घी बन रहा है, वो भी द्रव अवस्था में है, लेकिन निकल क्या है, सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में है। तो ये भी एक प्रकार का कैसा उत्प्रेरण हुआ, विषमांगी उत्प्रेरण है। आज समझ में आपको, तो मैंने खूब सारे एग्जाम्पल बताया आपको विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है, उसमें कौन कौन से उत्प्रेरकों का उपयोग होता है। एक और उत्प्रेरण बाकी है, लास्ट पॉइंट उत्प्रेरक का। सममांगी के बाद विषमांगी, और उसके बाद आता है एंजाइम उत्प्रेरण क्या होता है, व्हाट इज एंजाइम कैटालिसिस। तो आगे पढ़ते हैं, देखिए पॉइंट नंबर 6, एंजाइम कैटालिसिस। तो देखिए एंजाइम उत्प्रेरण क्या होता है ना। तो सबसे पहले एंजाइम उत्प्रेरण है क्या, एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम एक प्रकार के उत्प्रेरक ही होते हैं, लेकिन ये जीवों में होने वाली जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन, पाचन जैसी क्रियाएं होती है ना, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जिन्हें हम बोलते हैं, ये उन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं।
तो उत्प्रेरक ही होते हैं एक प्रकार के, लेकिन उनको नाम दिया गया है एंजाइम। एंजाइम का मतलब है वे उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंजाइम। वो कहलाते हैं एंजाइम। जो बॉडी में होने वाली, जीवों के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंजाइम। ये जो एंजाइम है, इन्हें एक और नाम दिया जाता है, इन्हें जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं। जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं एंजाइम को। याद रखिएगा मित्रों, एंजाइम जो शब्द है वो कुहने ने दिया था। कुहने एंजाइम शब्द कुहने ने दिया। ठीक है, तो ये जीवों में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, वो एंजाइम होते हैं। और अगर आपको और सवाल पूछ ले एंजाइम पे, तो एक और बात ध्यान रखना, एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। सभी जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीनस होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। अब कुछ एंजाइमों के नाम और उनसे होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया में कन्वर्जन आपको याद रखना है। मैं कुछ एंजाइम्स और उनके कन्वर्जेंस आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे सबसे पहला है स्टार्च। स्टार्च जो है, इसका पाचन करके इसको कन्वर्ट करता है किसमें? माल्टोज में। स्टार्च को शर्करा में, माल्टोज में बदलने वाला जो एंजाइम है उसको बोलते हैं डाइस्टेज। ठीक है, डाइस्टेज एंजाइम क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। वैसे स्टार्च पर एमाइलेज भी काम करता है, एमाइलेज भी यही काम करता है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। एमाइलेज अगर आपने लिया है तो स्टार्च किस में बदलेगी? स्टार्च बदलती है ग्लूकोज में। और अगर डाइस्टेज लिया है तो स्टार्च किस में बदलती है? माल्टोज में। ये दोनों एंजाइम हैं जो यीस्ट से प्राप्त होते हैं। एक फंगस है यीस्ट, वहां से ये दोनों एंजाइम प्राप्त होते हैं। यीस्ट में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, है ना। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2 कन्वर्जेंस का, वो है प्रोटीन। प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है? तो दो एंजाइम आपको यहां याद रखने हैं। एक होता है प्रोटीन पे पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है किसमें? पॉलीपेप्टाइड में, पेप्टाइड में। पॉलीपेप्टाइड तो प्रोटीन ही होता है खुद, पेप्टाइड में बदलता है। पेप्टाइड जो प्रोटीन जिनसे बना होता है उन पेप्टाइडों में बदलता है। और अगर प्रोटीन का पाचन पेप्सिन से नहीं किया और किससे किया? ट्रिप्सिन से। ठीक है, एक होता है पेप्सिन और एक होता है ट्रिप्सिन। अगर पाचन जो है प्रोटीन का पेप्सिन की जगह पे ट्रिप्सिन से किया है, तब ये इसको बदल देता है एमिनो अम्लों में, एमिनो एसिड्स में। तो प्रोटीन ट्रिप्सिन के द्वारा एमिनो अम्ल में बदलेगा, जबकि पेप्सिन के द्वारा पेप्टाइड में बदलेगा। एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लें अपन अगर केन शुगर का, सुक्रोज का, तो सुक्रोज जो है इसको ग्लूकोज में और माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम है। सुक्रोज को ग्लूकोज और माल्टोज में, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कौन सा एंजाइम बदलता है? इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलता है। पॉइंट नंबर 4, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, लाइपेज वसा के पाचन से रिलेटेड है। वसा यानी फैट, ये वसा को वसीय अम्लों में और ग्लिसरॉल में बदलता है। कौन? लाइपेज। तो लाइपेज पाचन करता है किसका? वसा, और वसा को बदलता है वसीय अम्लों में, फैटी एसिड्स में, वसीय अम्ल में बदलता है। नाम है उसका लाइपेज। ठीक है, लाइपेज एंजाइम ये काम करता है वसा को वसीय अम्लों में। रेनिन, एक और एग्जांपल है हमारे पास, रेनिन क्या करता है? जो मिल्क होता है,
ना, दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम, दूध को दही में, कर्ड में, दही में बदलने वाला एंजाइम होता है रेनिन, ठीक है। यूरिया, और भी मैं कुछ आपको ओरली बताऊं, यूरिया को जो है अमोनिया या अमोनियम यौगिकों में बदलने वाला जो एंजाइम है उसे हम बोलते हैं यूरिएज एंजाइम। एक एंजाइम आप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप याद रखना, एग्जाम्पल नंबर 6 ग्लूकोज का, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम होगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जाइमेज एंजाइम क्या करता है, जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलता है। बात समझ में आई? तो ये कुछ एग्जाम्पल जो है ना, ये आप जरूर याद रखना, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंजाइम से रिलेटेड इस टॉपिक में से। इज दैट क्लियर? तो ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया एक टॉपिक जिसका नाम था उत्प्रेरक और उत्प्रेरकों के प्रकार। चलिए इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।